उसका नाम गाओ शाओलिंग है, जो एक साधारण कॉलेज छात्र है। उसके रूममेट ने उसका अलार्म चार्जर अनप्लग कर दिया था, इसलिए वो अपना अलार्म मिस कर गया और 8 बजे एक कार एक्सीडेंट हो गया। अब वो जाग गया है और खुद को एक सर्वनाश वाली दुनिया में पाता है। एक आदमी ने ऑक्टोपस के एक टेंकल को काट दिया, लेकिन ऑक्टोपस ने उसे अविश्वसनीय गति से फिर से बना दिया। वो आदमी अपने साथियों को चिल्लाकर कहता है कि यह अच्छा नहीं है और राक्षस फिर से बन सकता है। पहले तो शाओलिंग को लगा कि वो गौरव के प्रभामंडल वाला चुना हुआ व्यक्ति है। उसे विश्वास था कि वो सभी राक्षसों को मार देगा और मुख्य पात्र की तरह दुनिया को बचाएगा, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। पहली बार जब वो बचे लोगों को घेराबंदी से बाहर ले गया तो उसे एक ज़ोंबी ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वो उसी जगह पर वापस आ गया। दूसरी बार उसने अपने पिछले जीवन के अनुभव का उपयोग करके उन्हें लाशों से बचाया, लेकिन वे भूख से मर गए। तीसरी बार उसने खुद को एक ज़ोंबी के रूप में छिपाकर खाना चुराया, लेकिन सेना ने उसके सिर में गोली मार दी। चौथी बार उसने आखिरकार अपनी शक्तियों को जगाया, लेकिन अपना आधार स्थापित करने के बाद उसे धोखा दिया गया और मार दिया गया। फिर पांचवी बार आया, छठी बार, और हर बार वो मर गया। वो उसी दिन लौट आया जिस दिन वो पहली बार आया था। शाओलिंग निराश था, ये जानते हुए कि यह उसकी 9वीं बार थी। उसने उम्मीद छोड़ दी और लेट गया, लेकिन वो अभी भी एक भर्ती के रूप में पकड़ा गया था। अचानक ऑक्टोपस ने अपने सभी तंतुओं को घुमाया और जो लोग उससे लड़ने की कोशिश कर रहे थे वे भाग गए। उनमें से एक ने चिल्लाया कि सुरक्षित घर में लोग अभी भी अपनी जान बचाने के लिए आपूर्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन नेता चिल्लाया कि अगर वे नहीं भागे तो वे सभी वहीं मर जाएंगे। पुरुष भाग गए। एक गरीब महिला को पीछे छोड़ दिया जो राक्षस द्वारा पकड़ी गई थी, मदद के लिए भीख मांग रही थी और पीछे न रहने की विनती कर रही थी। ऑक्टोपस ने महिला को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो रो रही थी और दर्द से चिल्ला रही थी। शाओलिंग ने ये देखा और सोचा कि जब कोई रास्ता नहीं है तो इस बार मौज मस्ती ही कर ली जाए। मरने से पहले वो महिला की मदद करना चाहता था। वो आगे बढ़ा और अपनी तलवार उठाकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। इससे पुरुष दंग रह गए। वे चिंतित होकर पूछने लगे कि वो क्या कर रहा है। उन्हें लगा कि वो खुद को मार डालेगा। शाओलिंग ने अपनी तलवार ऑक्टोपस के टेंटिकल पर तान दी और उसे आसानी से काट दिया। इससे महिला छूट गई। महिला ने शाओलिंग को बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन वो उसे भागने के लिए चिल्लाता हुआ भाग गया। ऑक्टोपस ने उसका पीछा किया और वो पास की एक दुकान की तरफ भागा। अच्छी बात ये रही कि वो दुकान के अंदर घुस गया और जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसे खाने लगा। उसने सोडा उठाया और उसे पीने लगा। वो सोचने लगा कि उसने फिर से सोडा पी लिया है और उसे बहुत याद कर रहा है। ऑक्टोपस उसे दुकान के अंदर खुशी खुशी शराब पीते देखकर चिढ़ गया और उसके पास आकर झुक गया। उसने उसे मारने के लिए अपने तंतु उठाए, लेकिन शाओलिंग खुश था और उसने सोचा कि अब वो बिना किसी पछतावे के मर सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर ऑक्टोपस की चीख सुनी। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान था कि वो अभी भी स्टोव के अंदर है। उसने इधर उधर देखा, ये सोचकर कि वो अभी भी वहाँ क्यों है और वो शुरुआती बिंदु पर क्यों नहीं लौटा। उसने अपने शरीर की जांच की और जोर से पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो मर नहीं गया है। अचानक एक आवाज ने उसे बताया कि वो मर गया है और फिर से जीवित हो गया है। घबराए हुए शाओलिंग ने इधर उधर देखा और पूछा कि कौन बात कर रहा है। सिस्टम उसके सामने आ गया और उसे सक्रिय करने के लिए बधाई दी। खुद को उसके बाध्य सर्वनाश प्रणाली के रूप में पेश किया। कोड नंबर 2333। उसके पीछे एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जिससे शाओलिंग आश्चर्यचकित हो गया और फिर उसने 2333 को आंसू भरी आंखों से गले लगाया, चिल्लाते हुए कि वो आखिरकार यहाँ आ गया है और वो हमेशा से इसका इंतजार कर रहा था। उसने रोते हुए पूछा कि क्या सिस्टम जानता है कि वो कितना दुखी है और उसे उसके लिए तरस खाने को कहा। 2333 ने उससे दूर जाकर कहा कि एक छोटी सी दुर्घटना के कारण देर हो गई। शाओलिंग ने पूछा कि दुर्घटना का क्या मतलब है, तो 233 ने कहा कि उसे शायद यकीन न हो, लेकिन उसके रूममेट ने उसका चार्जर चुरा लिया था, इसलिए अलार्म नहीं बजा। शाओलिंग ने खुद इसका अनुभव किया था, इसलिए उसने कहा कि उसे यकीन है। फिर उसने 2333 से कहा कि देर होना ठीक है और पूछा कि क्या वो सुनहरी उंगलियां, उपकरण और प्लगइन्स लाया है। 2333 ने उत्साहित होकर हाँ में जवाब दिया, लेकिन फिर कहा कि प्रक्रिया के अनुसार शाओलिंग को पहले उसकी बात सुननी होगी और मिशन के निर्देश पढ़ने होंगे। 2333 ने बताया कि शाओलिंग इस समय एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में है और उसका मिशन दुनिया को बचाना और उसे शांति बहाल करना है। केवल इस कार्य को पूरा करने पर ही उसे वास्तविक दुनिया में पुनर्जीवित किया जा सकता है, लेकिन असफल होने पर उसका पूर्ण विनाश हो जाएगा। 2333 ने कहा कि शाओलिंग के पास कुल 10 मौके थे और उनमें से वह 9 को गवा चुका था, यानी यह उसका आखिरी मौका था। घबराए हुए शाओलिंग ने 233 से पूछा कि उसने अभी क्या किया है। 2333 ने उससे कहा कि वो विस्तार से चिंता न करे क्योंकि समय कम है और उन्हें हर मिनट का ध्यान रखना है। 2333 ने शाओलिंग के चारों ओर एक बैंगनी शक्ति छोड़ी और उसे अपने पहले मिशन के लिए तैयार रहने को कहा। सिस्टम स्क्रीन पर उसका पहला मिशन देखा। दिन के भीतर स्नैक्स बेचकर 50 क्रिस्टल अर्जित करने थे। पूरा होने पर वो विशेषता, मान, स्थान, क्षेत्र और अन्य पुरस्कारों के बदले अंक अर्जित कर सकता था। शाओलिंग एक दिन के लिए जमीन पर एक खाने की दुकान के पास बैठ गया। वहां से उठते हुए उसने गुस्से में अपने दांत बींचे और चिल्लाया, पूछा कि क्या उसे खाने की दुकान लगानी है। शोर सुनकर पास में खड़े ज़ॉम्बीज़ ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर बढ़ने लगे। घबराए हुए शाओलिंग चिल्लाते हुए भागने लगा कि कुछ बेचने से पहले ही उसे खा लिया जाएगा। जब वो पूरी तेजी से भाग रहा था
तो 2333 आया और उससे पूछा कि वो किससे भाग रहा है। शाओलिंग ने जवाब दिया, उसने काटने का इंतजार क्यों किया। जब उसे याद आया कि अब उसके पास सिस्टम है तो उसने खुद को भागने से रोक लिया। उसने घमंड से 2333 को सभी ज़ॉम्बी को खत्म करने का आदेश दिया, जिससे 233 नाराज हो गया। सिस्टम ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि इसे ठीक से 2333 का हो। शाओलिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा कि उसकी महाशक्ति क्या है। उसने तेंदुए की फुर्ती, बाज की गति और भालू की ताकत की मांग की। 2333 ने फिर अपनी स्थिति विंडो प्रदर्शित की। शाओलिंग ने देखा कि उसकी ताकत, गति, धारणा और इन्वेंट्री सभी को अभी तक रेट नहीं किया गया था, जबकि उसकी बुद्धि 2 थी और उसका स्टाल एरिया 2 वर्ग मीटर था। उसने 233 से पूछा कि अभी तक रेट नहीं किए गए स्टेटस का क्या कारण है। 2333 ने बताया कि उसके मूल्य न्यूनतम स्कोर मानक को पूरा करने के लिए बहुत कम थे और उसकी शारीरिक विशेषताएं वर्तमान में बहुत खराब थी। अगर वो सुधार करना चाहता है तो उसे अनकर्जित करने और उन्हें एक्सचेंज करने की आवश्यकता होगी। शाओलिंग ने कराहते हुए पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वो केवल दिमाग की शक्ति में अच्छा है। तभी एक लाश उसके पास आई और उसे पकड़ने की कोशिश की। गनीमत वही कि वो उससे बचने के लिए एक तरफ कूद गया। वो फिर से भागने लगा और 2333 पर चिल्लाने लगा कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके पास महाशक्तियां हैं। 2333 ने बस इतना कहा कि उसने उसे पहले ही अपनी शक्तियां दे दी हैं। शाओलिंग को अचानक एक कहावत याद आ गई। एक समय की बात है, एक सड़क पर एक विक्रेता था जिसकी किसी को परवाह नहीं थी और उसके जाने के बाद ही लोग पछताते थे। इससे उसे एक आइडिया आया। वो 2333 की तरफ मुड़ा और पूछा कि क्या इसका मतलब पुराना कपड़ा है। 2333 ने गुस्से में पूछा कि कपड़े से उसका क्या मतलब है और चिल्लाया कि यह एक अपग्रेड टूल है। शाओलिंग तुरंत मुड़ा और स्टॉल की तरफ वापस भागा और गुस्से में चिल्लाया कि 2333 को उसे पहले बताना चाहिए था। उसने जमीन पर पड़ी एक धातु की छड़ी पकड़ी और दौड़ना बंद कर दिया। तभी उसके सामने एक ज़ोंबी आ गया। उसने छड़ी घुमाई और ज़ोंबी की गर्दन पर वार किया और उसे पीछे धकेल दिया, लेकिन उसके पीछे से एक लाश ने उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे वो नीचे गिर गया और उसकी छड़ी गिर गई। शाओलिंग तुरंत अपने स्टाल की ओर लुढ़का और कपड़े के अंदर कूद गया। लाश उसकी ओर दौड़ी, उसके जबड़े खुले हुए थे और वो उस पर झपटा। वो घबराया हुआ मुस्कुराया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी फिर से मरने जा रहा है। यह एक नया रिकॉर्ड होगा। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया। हालांकि उसे अपने आसपास खाना दिख रहा था, लेकिन उसे भूख नहीं थी। उसने अपना सिर ढक लिया और अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। लेकिन तभी स्टाल के चारों ओर एक ढाल दिखाई दी। ढाल ने लाशों को रोक दिया, जिससे वो उनकी नजरों से छिप गया। हैरान शाओलिंग हैरान होकर देखता रहा कि लाशें मुड़ गई और चली गई। स्तब्ध होकर वो अविश्वास में बुदबुदाया और पूछा कि क्या लाशें अंधी है। 2333 प्रकट हुआ और बताया कि यह केवल एक कपड़ा नहीं था। शाओलिंग ने तुरंत कपड़े को पकड़ लिया। यह महसूस करते हुए कि इसने उसे बचा लिया है, उसने उसे अपने चेहरे से लगाया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक कपड़ा नहीं बल्कि एक रेशमी कपड़ा है। फिर उसने 233 से पूछा कि क्या शील्ड फंक्शन केवल ज़ॉम्बी पर ही काम करता है और अगर कोई और म्यूटेटेड प्राणी सामने आ जाए तो क्या होगा। 2333 ने बताया कि कपड़ा किसी भी तरह के हमले को रोक सकता है और जब तक शाओलिंग स्टॉल के दायरे में रहेगा, बाहरी दुनिया की कोई भी चीज उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शाओलिंग ने आंखें चौड़ी करके पूछा कि क्या 2333 वाकई गंभीर है। वो खड़ा हुआ, अपनी आंखें बंद की और अपने जादुई कपड़े के साथ घूमने लगा, ये सोचकर कि वह अजेय है। हालांकि 2333 ने उसे ज्यादा उत्साहित न होने की चेतावनी दी। उसने बताया कि स्टॉल प्रॉप्स का शील्डिंग फंक्शन दिन में केवल 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर वो समय सीमा के भीतर काम पूरा करने में विफल रहा तो फंक्शन विफल हो जाएगा। 2333 ने उसे याद दिलाया कि आधे घंटे में सूरज ढल जाएगा। अंधेरा होने के बाद ज़ॉम्बी की गतिविधियां बहुत बढ़ जाएंगी। शाओलिन ने बड़बड़ाते हुए कहा कि उस इलाके में ज़ॉम्बी का कब्जा हो गया है, इसलिए आसपास कोई नहीं है। उसने पूछा कि क्या वे सचमुच उससे वहां एक स्टॉल खोलने की उम्मीद कर रहे हैं। उसी समय उसने किसी को ये कहते सुना, आज वाकई बहुत भाग्यशाली है। शाओलिंग हैरान था। उसने देखा कि 3 आदमी उसकी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक ने अपने साथियों को बताया कि उन्हें एक अप्रत्याशित फसल मिली है और उनके मालिक को ये जानकर आश्चर्य होगा। शाओलिंग ने सोचा कि भगवान उसकी मदद कर रहा होगा। आदमी उसके पास आए और उसकी मौजूदगी के बारे में जानने को उत्सुक हुए। जब उन्होंने उसकी दुकान में रखी मिठाइयों को देखा तो उन्होंने पूछा कि ऐसी जगह पर ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं। शाओलिंग उत्साहित होकर उन्हें बताया कि उसकी छोटी सी दुकान में न केवल मिठाइयां हैं बल्कि चिप्स, झींगा चिप्स और सोडा भी है। उसने उनसे पूछा कि वे क्या खाना चाहेंगे। आदमी हैरान और उत्साहित थे जब उन्होंने पुष्टि की कि वहां आलू के चिप्स, बीफ जर्की और सोडा है, जो उन्होंने 3 साल से नहीं चखा था। शाओलिंग बिक्री करने के लिए उत्सुक था। उसने उन्हें बताया कि यह उसकी दुकान लगाने का पहला दिन है और भाग्य ने उन्हें एक साथ ला दिया है। उसने वादा किया कि वो 998 या 98 क्रिस्टल पर सामान नहीं बेचेगा, बल्कि सभी स्नैक्स के लिए केवल 50 क्रिस्टल देगा। मुस्कुराते हुए उसने उनसे पूछा कि क्या यह अच्छा सौदा नहीं है। वे लोग एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे और फिर हंस पड़े। उन्हें लगा कि शाओलिंग पागल होगा जो उनसे नाश्ते के पैसे मांग रहा है। उनमें से एक ने बंदूक निकाली, सोडा लिया और मजाक में चिल्लाया कि उसका मूड अच्छा है।
इसलिए वो शाओलिंग को चेतावनी देकर छोड़ देगा। शाओलिंग को एहसास हुआ कि वे पैसे देने का इरादा नहीं रखते और उसने सोडा वापस छीन लिया। निराश होकर उसने कहा कि उसे लगा कि उसे बचाने वाले मिल गए हैं, लेकिन उसने अपना समय बर्बाद किया। गुस्से में आकर उस आदमी ने उस पर बंदूक तान दी और चिल्लाया कि वह उससे पैसे मांग रहा है। आदमी ने ट्रिगर दबाया, लेकिन स्टॉल की ढाल ने गोली को रोक लिया, जिससे वो उछलकर उस आदमी के सिर के कवच में जा लगी। टक्कर की ताकत से उस आदमी को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर गया, जिससे उसके साथी हैरान रह गए। आदमियों ने पूछा कि बंदूक क्यों नहीं चल रही और सोचा कि क्या वो बच्चा एस्पर है। वे फिर से उसकी ओर देखने लगे और चिल्लाए कि वो एस्पर नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसी अजीबोगरीब क्षमता के बारे में कभी नहीं सुना था। इस बीच शाओलिंग उस कपड़े को गले लगाए हुए था और उसे अपना खजाना बता रहा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह गोली को भी चकमा दे सकता है। उसे देखकर लोगों को लगा कि वो एक मूर्ख है। उनमें से एक ने पूछा कि वो कौन है और वो किस तरह की चाल चल रहा है। शाओलिंग ने उन्हें बेवकूफ कहा और कहा कि दुनिया में अनगिनत मूर्ख है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही चुना हुआ है। वह मुस्कुराते हुए उसने कहा कि सिर्फ 50 क्रिस्टल कोर के बदले वे एक बड़ा सा नाश्ता घर ले जा सकते हैं और उसके साथ एक फोटो भी मुफ्त में ले सकते हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या वे वाकई इस प्रस्ताव पर विचार नहीं करना चाहते। गुस्से में वे लोग उस पर झपटे और चिल्लाए कि वे 3 साल के बच्चे नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि बंदूक में जरूर कोई खराबी आ गई होगी। उन्होंने कहा कि इस बार वे उसे मार ही डालेंगे, लेकिन शाओलिंग ने शांति से कहा कि कुछ लोग उनकी बात नहीं सुनते और मुसीबत मोल लेते हैं। एक आदमी उस पर झपटा और उसे घूसा मारने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि शाओलिंग को उम्मीद थी, ढाल ने हमला रोक दिया और आदमी को खलिहान से दूर धकेल दिया। जब उसने देखा कि उसकी उंगलियां मुड़ी हुई है और खून बह रहा है, तो वह आदमी दर्द से चिल्ला उठा। चाकू पकड़े बूढ़ा आदमी हिचकिचाया, जिससे दूसरे 2 आदमी उस पर चिल्लाए कि वो इधर उधर खड़ा न हो और बच्चे को मार डाले। शाओलिंग ने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा और उसकी घूरने की तीव्रता से वह आदमी डर के मारे जम गया। जैसे ही बूढ़ा आदमी पास आया, कांपता हुआ वो अचानक पीछे हटा, मुड़ा और चिल्लाते हुए भाग गया कि बच्चा एक राक्षस है और वो मरना नहीं चाहता। बचे हुए 2 आदमी स्तब्ध रह गए। वे बूढ़े आदमी के पीछे चिल्लाए, उसे काये कहा और उससे विनती की कि वो उन्हें पीछे न छोड़े। हालांकि डर उन पर भी हावी हो गया और वे उसके पीछे हुए, जबकि शाओलिंग वहीं खड़ा था, चिल्ला रहा था कि वो बस ये पूछना चाहता था कि आसपास कोई और है या नहीं। शाओलिंग लेस देन यूएन के ग्रेटर देन का ध्यान तो गया जब उसने देखा कि आदमी जिस बैग को लेकर जा रहे थे वो हिलने लगा। उत्सुकतावश उसने बैग को छुआ और जोर से चिल्लाया कि क्या ये कोई जानवर हो सकता है। जैसे ही बैग और हिलने लगा, उसने रस्सी खोली और उसमें से कुछ बहुत तेजी से उछला, जिससे वो चौंक गया। जब उसने गौर से देखा तो उसने देखा कि वो एक महिला थी जिसके लंबे सफेद बाल थे और शरीर पतला और नाजुक था। उसने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा और शाओलिंग हैरान रह गया, क्योंकि वो महिला बहुत खूबसूरत थी। लेकिन ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। तभी महिला अचानक उसकी तरफ बढ़ी। शाओलिंग को एहसास हुआ कि ये किसी सुंदरी को भूलने का समय नहीं है, इसलिए वो मुड़ा और भाग गया। उसे लगा कि वो कोई ज़ॉम्बी होगी। महिला ने अपनी तेज पंजे जैसी उंगलियां उस पर घुमाई, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग गया। वो घबरा गया और जोर से सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है और ज़ॉम्बी इतनी तेजी से कैसे घूम सकता है। उसने एक खाली मैगजीन उठाई और उस पर फेंकी, लेकिन महिला ने उसे अपने हाथ से रोक लिया और उसका पीछा करती रही। वो अपने स्टॉल की ओर दौड़ा और कपड़े को पकड़कर भागा, क्योंकि वो जानता था कि वो तीनों शील्ड चांस पहले ही गवा चुका था। उसने बुदबुदाया कि अगर उसे पता होता तो वो उन्हें बचा लेता, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाता तो खेल खत्म हो जाता। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, महिला हवा में उछली और उसके ठीक सामने आ गिरी और उसके भागने का रास्ता रोक दिया। शाओलिंग डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, जब महिला उसकी ओर तेज और तीखी नजरों से देख रही थी। हताश होकर उसने स्टॉल से खाना उठाया और उस पर फेंका। उम्मीद थी कि इससे वो धीमी हो जाएगी। उसने उसे और करीब न आने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुकी। अपने पास रखे खाने के आखिरी पैकेट को उठाकर उसने पूरी ताकत से उसकी ओर फेंका। अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया। जब कुछ नहीं हुआ तो शाओलिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो हैरान रह गया जब उसने देखा कि वो औरत चुपचाप खड़ी थी और ऑक्टोपस खा रही थी। चबाने के बाद उसने वो खा लिया और उसे देखकर खुश हो गई। उसकी प्रतिक्रिया देखकर शाओलिंग ने खुद से पूछा कि क्या ज़ॉम्बी सूखे स्क्विड खाना पसंद करते हैं। वो अपनी बात पूरी कर पाता, तभी वो उत्सुकता और भूख के भाव लिए उसके करीब आने लगी। वो घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि सूखे स्क्विड गायब हो चुके हैं और उसे यकीन नहीं था कि वो और कुछ खाएगी या नहीं। फिर भी उसने जल्दी से एक और स्नैक खोला और उसे फेंक दिया जब वो करीब आए। उसे राहत मिली जब उसने उसे स्वीकार कर लिया और उसका आनंद लिया। ये देखकर शाओलिंग ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए और भी स्नैक्स जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। जब उसे आखिरकार अपने पैरों के नीचे चट्टान का किनारा महसूस हुआ तो उसने पीछे देखा कि नीचे लावा उबल रहा है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चिप्स का एक बैग चट्टान से नीचे फेंक दिया और उसे चिल्लाकर कहा कि वो उसे पकड़ ले। वो तुरंत कूद पड़ी और गिरते हुए चिप्स के पीछे भागी। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे से पसीना पोंछा और बुदबुदाया कि उसने उसे नाश्ता इसलिए दिया था ताकि वो उसे न खाए। मुड़कर देखा तो उसकी नजर जमीन पर पड़े एक चमकते हथियार पर पड़ी। उसने उसे उठाया और पाया कि वो एक उच्च श्रेणी का खंजर था। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि तलवार पर थंडर लीजन का प्रतीक बना हुआ है। वो जानता था कि थंडर लीजन कयामत में सबसे खतरनाक डाकुओं का संगठन था। उनका नेता एक पावर टाइप एस्पर था और उनके सभी अधीनस्थ क्रूर और हताश थे,
जो सेना की परवाह किए बिना आगजनी, लूटपाट और हत्या करते थे। उसने सोचा कि वे तीनों आदमी थंडर लीजन के ही होंगे और उसने सोचा कि उनके पास इतनी सारी मैगजीन होना वाजिब है। फिर उसकी नजर उन लोगों के छोड़े हुए बैग पर पड़ी और उसे लगा कि यह काम आ सकता है, इसलिए उसने उसे उठा लिया। अंदर कुछ चमकता हुआ था जिसने उसका ध्यान खींचा और जब उसने उसे खोला तो उसमें क्रिस्टल कोर देखकर वो खुश हो गया। बैग को गले लगाते हुए उसने जश्न मनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका काम इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। 2333 ने उसके उत्साह को बीच में ही रोक दिया और कहा कि हालांकि उसे क्रिस्टल कोर मिल गए हैं, लेकिन उन्हें स्टोर सेल नहीं माना जा सकता। शाओलिंग ने तर्क दिया कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, खासकर तब जब महिला ज़ॉम्बी ने सूखे स्क्विड और बीफ जर्की को स्वीकार कर लिया और खा लिया। 2333 ने अनिच्छा से माना कि क्रिस्टल कोर उसके है, लेकिन उसे याद दिलाया कि वो एक ज़ॉम्बी है। शाओलिंग ने जवाब दिया कि सिस्टम ने कभी नहीं कहा कि ग्राहकों का इंसान होना जरूरी है और 2333 पर संकीर्ण सोच रखने का आरोप लगाया। हार मानकर शाओलिंग जमीन पर लेट गया और 2333 को चिल्लाकर बताया कि अंधेरा हो चुका है, आसपास कोई नहीं है और अगर सिस्टम अपना वादा नहीं निभा रहा है तो उसे अभी मार देना चाहिए। 2333 ने मन ही मन खुद को कोसा, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे बहुत मुश्किल में पड़ना है, कोई चारा नहीं बचा था। 2333 ने उसे काम पूरा करने पर बधाई दी। उसने बताया कि उसे अनुभव अंक मिले हैं, उसकी इन्वेंट्री अनलॉक हुई है और उसके स्टॉल को अपग्रेड किया गया है। तभी 2333 ने एक गाड़ी खोली जिसमें नए आइटम और खाने पीने की चीजें भरी हुई थी। शाओलिंग ने उत्सुकता से गाड़ी खोली और लेजेंडरी इन्वेंट्री खोली। अंदर उसे पानी, चावल, मांस और सब्जियां मिली। निराश होकर उसने 2333 से पूछा कि क्या बस इतना ही है। उसने इसकी तुलना दूसरे लोगों के स्टोरेज स्पेस से की, जिनमें दवाइयां, हथियार और यहाँ तक कि प्लेन या तोपें भी थी। 2333 ने बताया कि यह फूड सिस्टम है, वॉरियर सिस्टम नहीं। इस पर शाओलिन लेस देन यूएन के ग्रेटर देन ने शिकायत की कि यह कंजूस है। फिर भी उत्सुकतावश उसने पूछा कि उसके एक्सपीरियंस पॉइंट किसके बदले में दिए जा सकते हैं। 2333 ने ऑप्शन दिखाए और हर आइटम की कीमत पॉइंट में थी। हालांकि शाओलिन के पास केवल 21 पॉइंट थे। 2333 ने उसे बताया कि उसकी मौजूदा परमिशन लेवल के हिसाब से वो केवल बेसिक आइटम के बदले पॉइंट दे सकता है। शाओलिंग ने इस सब की बकवास पर हंसते हुए अपनी डिफेंस को लेकर चिंता जताई। चूंकि स्टॉल शील्ड दिन में केवल 3 बार अटैक को रोक सकती थी, इसलिए उसे अपग्रेड करना जरूरी था। दृढ़ निश्चयी होकर उसने 2333 को स्टेमिना के लिए सब कुछ बदलने को कहा। 2333 ने उसकी बात मानी और उसकी स्टेमिना 1 पॉइंट बढ़ गई। कुछ देर रुकने के बाद शाओलिंग और 2333 एक दूसरे को घूरते रहे। उसने शिकायत की कि उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन 2333 ने उसे अनदेखा कर दिया और अपना अगला मिशन 24 घंटे के अंदर 100 क्रिस्टल कोर कमाने और वेटर रखने का बताया। शाओलिंग 100 क्रिस्टल कोर कमाने में आने वाली कठिनाई पर अविश्वास से चिल्लाया। उसने शिकायत की कि सड़क पर स्थित स्टॉल पहले से ही बहुत छोटा है और अब वे चाहते हैं कि वो इसे किसी और के साथ साझा करे। जब वो अपनी बात कह रहा था, तभी अचानक एक पर्चा उसके चेहरे पर आकर गिरा। उसे हटाते हुए उसने देखा कि एक दूध वाली चाय की दुकान का विज्ञापन था। पर्चा पर वही महिला थी जो उसके स्कूल के पास पर्चा बांटती थी और छात्रों को मुफ्त में उसकी ड्रिंक चखने के लिए प्रोत्साहित करती थी। शाओलिंग चिंतित था कि क्या वो अभी भी जीवित है। अपनी चिंताओं के बावजूद उसने सोचा कि इतनी खूबसूरत महिला के साथ काम करना इतना बुरा नहीं होगा। गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए उसे प्रेरणा का एहसास हुआ। इस बीच चट्टान पर सफेद बालों वाली महिला लावा से बाहर निकली और जमीन पर आ गिरी। उसने इधर उधर देखा, शाओलिंग का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन कुछ नहीं मिला। दुखी होकर वो कुछ देर के लिए रुकी और फिर मुड़कर भागने लगी। अगले दिन शाओलिंग दूध वाली चाय की दुकान पर पहुंचा। अंदर झांकने पर वो लाशों को इधर उधर घूमते देखकर हैरान रह गया। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया, घुसपैठ के लिए माफी मांगी और तुरंत अपनी गाड़ी खींच ली। भागते हुए वो खुद से बुदबुदाया कि क्या ये वही लाशें हैं जिनसे वो कल मिला था, और वे इतने जिद्दी क्यों हैं। 2333 ने उसे याद दिलाया कि वो वही था जिसने सबसे पहले उन तक पहुंचा था। जैसे ही लाशें उसका पीछा करने लगी, उनमें से एक उसकी गाड़ी की ओर लपका, लेकिन गाड़ी की ढाल सक्रिय हो गई और लाश दूर जा गिरी। शाओलिंग अपनी गाड़ी के पीछे भागा और लाशों पर चिल्लाया कि वे अपना बचाव न करें। उसने गाड़ी को पूरी गति से आगे बढ़ाया और ज़ॉम्बी फिर से चलने लगा। अपने टूटे हुए शरीर को मोड़कर उसका पीछा करने लगा। ज़ॉम्बी उसके पैरों को काटने ही वाला था, लेकिन शाओलिंग ने समय रहते उसका पैर खींच लिया। वो गुस्से में चिल्लाया और ज़ॉम्बी पर अपना पैर खींचने का आरोप लगाया। फिर उसे जोर से लात मारी, जिससे वो सोडा मशीन में जा गिरा। भारी मशीन के गिरते ही बाकी ज़ॉम्बी सदमे में आ गए और उनमें से कई की मौत हो गई। शाओलिंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक ही लात से इतना कुछ कर दिखाया है। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी सहनशक्ति बढ़ाने से मिली ताकत काम कर गई। 2333 ने उसे पहली हत्या के लिए बधाई दी और उसे एक डिस्पोजेबल रेनकोट इनाम में दिया। शाओलिंग ने उसे संदेह से उठाया और पूछा कि क्या ये प्लास्टिक का कपड़ा है। 2333 ने समझाया कि उसे रेनकोट को कम नहीं आंकना चाहिए। ये हाईटेक मटेरियल से बना है जो सभी हानिकारक पदार्थों को रोक सकता है और वो इसे पहनकर परमाणु कचरे में भी तैर सकता है। हालांकि इसे केवल एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। शाओलिंग के लिए ये सब देखना बहुत मुश्किल था। वो इस पर और सोच पाता, तभी उसके कानों में लाशों की आवाजें पड़ी। उसने देखा कि लाशों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे लगा कि शायद उसने पहले जो आवाज की थी, उसकी वजह से वे वहां आ गए होंगे। उसने इधर उधर देखा, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक आवाज ने उसे पुकारा। शाओलिंग ने मुड़कर देखा तो एक दुकान में पीले बालों वाली महिला खड़ी थी, जो उसे पास आने का इशारा कर रही थी। तभी सोडा मशीन में मौजूद लाशें फिर से जाग उठी।
उनकी आवाज सुनकर आसपास मौजूद लाशें उसकी तरफ दौड़ पड़ी। घबराकर शाओलिंग उस महिला की दुकान की तरफ भागा और अंदर घुस गया। लाशें दरवाजे पर चढ़ गई, लेकिन दरवाजा इतना मजबूत था कि वे उसे तोड़ नहीं पाए। शाओलिंग ने अपनी सांस संभालते हुए महिला को सही समय पर उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन जब उसने उसे और गौर से देखा तो वो उसे पहचान गया। उसने उससे पूछा कि क्या वो उसे जानता है और शाओलिंग ने उत्सुकता से बताया कि वो एक विश्वविद्यालय में छात्र है जहाँ वो दूध वाली चाय का प्रचार करती थी। उसने उसे याद दिलाया कि उसने उसे एक बार मुफ्त में ड्रिंक भी पिलाई थी। महिला ने उसकी बातों पर गौर किया और मन ही मन सोचा कि वो अपने साधारण दिखने के कारण कुछ खास नहीं लग रहा है। उसने सोचा कि विश्वविद्यालय में उसके जैसे अनगिनत छात्र होंगे। फिर भी मुस्कुराते हुए उसने उससे कहा कि वो उसे याद करती है। उसने ये भी कहा कि वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छा था और उसे आड़ू के स्वाद वाली मोती वाली दूध वाली चाय बहुत पसंद थी। शाओलिंग ने तुरंत उसे सुधारते हुए कहा कि वो वास्तव में फुटबॉल टीम में है और उसे आड़ू खाना भी पसंद नहीं है। उसने इसका बुरा नहीं माना और बस उसका हाथ पकड़ लिया, ये कहते हुए कि उसे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिससे वो शर्मा गया। जब उसने उसके गमजोशी भरे आलिंगन को महसूस किया तो उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी उसका नाम नहीं जानता है। उसने खुद को एकेन के रूप में पेश किया और उसने खुद का जवाब दिया। उसने प्यार से उसे भाई कहा, जिससे वो चौंक गया और वो रोने लगा, क्योंकि यह उसके जीवन में पहली बार था जब किसी लड़की ने उसे भाई कहा था। वो खुशकिस्मत था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो हैरान थी कि वो क्यों रो रहा है। वो रोने में व्यस्त था जब उसने अपने पीछे एक कैन लुढ़कने की आवाज सुनी। उसने तुरंत पीछे देखा और पूछा कि यह क्या है और वहाँ कौन है। उसने कैन उठाया और सोचा कि यह क्या है। फिर वो चौंक गया जब उसने दरवाजे के पीछे से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। वो दरवाजे के हैंडल तक पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे खोल पाता, चेंग चिल्लाई कि एक चूहा है और डर के मारे उसे गले लगा लिया, ये चिल्लाते हुए कि उसने उसे देखा है। उसने उससे पूछा कि वो कहाँ है और वो उसे दूसरी दिशा में खींच ले गई, ये कहते हुए कि वो वहाँ भाग गया था। और उसने देखा कि दरवाजे के पीछे लाल आंखों वाला कोई छिपा हुआ है। वो जांच करने ही वाला था कि अचानक चेन गिर गई। उसे चक्कर आ रहा था। वो घबरा गया और उससे पूछा कि क्या हुआ है। उसने जवाब दिया कि उसे बहुत भूख लगी है क्योंकि वो 5 दिनों से बिना कुछ खाए वहाँ फंसी हुई थी, ये जानते हुए कि वो बस भूखी है। उसने उससे कहा कि इसे ठीक करना आसान है। फिर उसने उसे नीचे उतारा और कहा कि वो इंतजार करे क्योंकि वो उसके लिए कुछ खाना बनाता है। वो उत्साहित होकर गाड़ी के नीचे खोजने लगा कि उसे क्या बनाना चाहिए, नूडल्स, स्टीम्ड बन या कोला चिकन विंग्स। वो उसे घूरती रही, खाने के बारे में सोचती रही और गाड़ी के पास चली गई। उसने देखा कि उसके पास अंडे, आटा और तेल भी था और वो हैरान रह गई कि उसे इतना खाना कहाँ से मिला। मुस्कुराए, उसे लगा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके जैसा मोटा आदमी उसके लिए बहुत पैसा कमाएगा। उसने एक अंडा उठाया, लेकिन वो गायब हो गया। उलझन में उसने दूसरा अंडा उठाया, लेकिन जब उसने उसे गाड़ी से हटाया तो वह भी गायब हो गया। उसे यह एहसास नहीं था कि नाश्ते की गाड़ी से सामग्री चुराई नहीं जा सकती थी और शाओलिंग की अनुमति के बिना कोई भी सामान अपने आप अपनी मूल जगह पर वापस आ जाता था। वो हैरान थी कि क्या हो रहा है और क्या वो भ्रम में है। उसके करीब जाकर उसने सोचा कि पहले उसे नीचे उतारे और फिर गाड़ी में रखी सारी चीजें अपने नाम कर ले। हालांकि जब उसने अपनी पीठ के पीछे चाकू पकड़ने की कोशिश की तो वो उसे नहीं मिला। घबराई और उलझन में वो सोच रही थी कि उसका चाकू कहाँ गया। फिर उसने उससे पूछा कि क्या वो चाकू पकड़े हुए उसे ढूंढ रही थी। उसने चिल्लाकर कहा कि यह उसका है और जानना चाहा कि यह उसके हाथ में कैसे आ गया। उसने बताया कि जब उसने चक्कर आने का नाटक किया तो उसने चाकू पकड़ लिया था, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि खाना पकाने के लिए चाकू की जरूरत होती है। क्योंकि उसकी छोटी सी दुकान अभी अभी खुली थी और उसके पास अभी तक उचित औजार नहीं थे। उसने कहा कि वो अभी के लिए उसे उधार देगा और पूछा कि क्या उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसने हथलाते हुए जवाब दिया, नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे आश्चर्य हुआ कि उसे कैसे पता था कि उसके पास हथियार है और क्या वो पूरे समय उससे सावधान था। फिर उसने उसे गलतफहमी न करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो जानती है कि कयामत में एक लड़की के लिए जीवित रहना कितना कठिन है, इसलिए चाकू केवल आत्मरक्षा के लिए है। उसने बस उसे बताया कि वो उस पर विश्वास करता है। फिर उसने पूछा कि क्या वो चाकू का उपयोग करने के बाद उसे वापस कर सकता है, जिस पर उसने हाँ में उत्तर दिया। इसका उपयोग करने के बाद उसने उसे वापस कर दिया, ये कहते हुए कि चाकू बहुत तेज है और उसे लापरवाही से उपयोग न करने की सलाह दी। चाकू वापस पाने के बाद वो बस मुस्कुराई और खुद को सही जगह पर खड़ा कर लिया। अचानक चिल्लाते हुए उसने कहा कि उसे लगता है कि यह ठीक काम कर रहा है। फिर उसने उस पर चाकू चला दिया। उसे एक बेवकूफ बच्चा कहा जिसे बेवकूफ बनाना बहुत आसान है और उसे मरने के लिए सजा दी। हालांकि गाड़ी की ढाल ने उसके हमले को विफल कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। उसने शांति से उसे याद दिलाया कि उसने उसे इसके साथ खिलवाड़ न करने के लिए कहा था, लेकिन वह नहीं मानी। वो चिल्लाई कि वो ही कैस्पर है, उस पर उसे फंसाने का आरोप लगाते हुए और चिल्लाते हुए कि वह उससे मौत तक लड़ेगी। वो कूद गई और अपने पैर को जोर से उस पर फेंक दिया, लेकिन उसने शांति से उस पर काली मिर्च स्प्रे से हमला किया, जिससे उसकी आंखें जल गई और वो दर्द से चिल्लाने लगी। चिल्ला रही थी कि यह जल गया है। शीन फर्श पर लुढ़क गई, दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने सरसों को पकड़ा और उससे कहा कि अगर वो मसालेदार नहीं खा सकती है तो उसे ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा अपने ग्राहकों के स्वाद का ध्यान रखता है। फिर उसने उस पर सरसों का पाउडर डाला, पूछा कि क्या उसे बारबेक्यू पसंद है और उसमें थोड़ी सरसों डालने का सुझाव दिया। वो उसे रुकने के लिए चिल्ला रही थी और बार बार खांस रही थी, लेकिन उसने कमरे के अंदर मौजूद लोगों को आवाज लगाई और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे अभी बाहर नहीं आए तो उनके साथी को मार डाला जाएगा। कमरे का दरवाजा अचानक खुला और 2 बच्चे चमगादड़ लिए बाहर भागे और उस पर चिल्लाते हुए बोले कि अपने बॉस को छोड़ दे। वो उन्हें देखकर चौंक गया। छोटे लड़के ने चिन से कहा कि वो डरे नहीं क्योंकि वे उसे बचाने आए हैं और छोटी लड़की ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि वो अपने बॉस को चोट पहुंचाने की हिम्मत न करे। उसने सीधे बच्चों को पकड़ लिया और कहा कि इतनी छोटी उम्र में भी पहले से ही परेशानी पैदा कर रहे हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक समूह बना रहे हैं। जीन खड़ी हुई और उस पर चिल्लाई कि वो उन्हें चोट न पहुंचाए और उसे चुनौती दी कि अगर उसमें हिम्मत है तो उसके पास आकर दिखाए। उसने बच्चों को उसकी ओर फेंका, ये याद दिलाते हुए कि उसने ही यह कहा था, और वे सभी फर्श पर गिर पड़े। एक पल बाद उसने कमरे की जांच की और उसे इंस्टेंट
नूडल्स, बिस्कुट और डिब्बाबंद भोजन मिला। बच्चों और चेन को पीछे देखते हुए जो बंधे हुए थे, उसने कहा कि ऐसा लग रहा था कि उससे पहले कई लोग उनकी चाल में आ चुके थे। चेन ने स्वीकार किया कि वो अब तक कभी असफल नहीं हुई थी और पूछा कि उसे ये खामी कैसे पता चली। उसने बस इतना कहा कि वो बस इतना कह सकता है कि वे लोग बहुत बेवकूफ थे। फिर उसने एक खुला डिब्बा उठाया और बताया कि किन ने दावा किया था कि वो बिना भोजन के 5 दिनों से वहाँ फंसी हुई है। फिर भी उस डिब्बे में अभी भी बचा हुआ सूप था जो स्पष्ट रूप से कुछ देर पहले ही खुला था। उसने जमीन पर पड़े ताजे खून के धब्बों की ओर भी इशारा किया और देखा कि उनमें से किसी के भी शरीर पर कोई घाव नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि वहाँ कोई और घायल हुआ होगा या उसकी मौत हुई होगी। ठंड लगने पर उसे एहसास हुआ कि वो लगभग उनका शिकार बन चुका था। छोटा लड़का उस पर चिल्लाया कि उन लोगों को यह मिलना ही था, क्योंकि अगर उन्होंने चेन का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की होती तो वे उनकी चाल में नहीं आते। छोटी लड़की ने भी उससे सहमति जताते हुए कहा कि वे कभी अच्छे लोगों को धोखा नहीं देते और केवल उसके जैसे बड़े बुरे लोगों का पीछा करते हैं। उनकी बातों से आहत होकर वो सोचने लगा कि उन्हें कैसे लगा कि वो एक बुरा आदमी है। शीन ने फिर उसे बताया कि प्रलय में हर कोई बस बचने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। वो उसकी बात से सहमत हुआ और एक चाकू निकालकर पूछा कि क्या यह उचित है कि अब जब वे उसके हाथों में है तो वे जो भी करने का फैसला करते हैं उसके लिए उसे दोष नहीं दे सकते। चिंतित शीन ने पूछा कि वो क्या करने का इरादा रखता है, जबकि बच्चे डर से कांप रहे थे। वो उनके पास गया और उन्हें बताया कि लंबे समय से उसे ताजा मांस खाए हुए नहीं मिला है और आज आखिरकार वो दिन आ गया है जब उसे इसका स्वाद मिलेगा। बच्चे डर के मारे रोने लगे और चिल्लाने लगे कि वे नहीं खाना चाहते। वो उनकी प्रतिक्रिया पर मुस्कुराया, उसकी सुंदरता पर सवाल उठाने के लिए, उन छोटे बदमाशों से बदला लेने के लिए। जीन अचानक चिल्लाया कि अगर वो किसी को खाने जा रहा है तो उसे खाना चाहिए और बच्चों को जाने देना चाहिए क्योंकि वे अभी भी छोटे हैं। छोटी लड़की ने उससे विनती की कि वो अपने रिश्तेदारों को न खाए और छोटा लड़का चिल्लाया कि वयस्कों का मांस स्वादिष्ट नहीं होता है और उसे खाना चाहिए क्योंकि उसका मांस कोमल है। वो हैरान था कि क्या हो रहा है। वो तीनों धोखेबाजों को प्यार से देखता रहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक बुरे इंसान की तरह है। अचानक छोटी लड़की खांसने लगी और छोटे लड़के ने चिंतित होकर अपनी बहन को पुकारा। जीन ने चिल्लाकर कहा कि छोटी लड़की को चोट लगी है और उसे इस तरह बांधने से उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उसने संदेह से किन से पूछा कि क्या वे उसे धोखा देकर रस्सियां ढीली कर रहे हैं ताकि वे उसे चाकू मार सके, लेकिन तभी शाओलिंग और भी जोर से खांसने लगा। फिर भी उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि उसकी हरकतें चेन से बेहतर है। छोटे लड़के ने चिल्लाकर कहा कि वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। चेन ने उससे विनती की कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो छोटी लड़की मर जाएगी। उसने 2333 को जांच करने का आदेश दिया और 233 ने छोटी लड़की के महत्वपूर्ण संकेतों को स्कैन करना शुरू कर दिया। सिस्टम ने बताया कि छोटी लड़की के शरीर में गंभीर संक्रमण है जो पहले से ही फैल रहा था। अगर इलाज नहीं किया गया तो वो 3 दिन से ज्यादा नहीं बच पाएगी। अचानक लड़की को खांसी में खून आने लगा जिससे वो चौंक गया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने रस्सियां काट दी और उसे मुक्त कर दिया। फिर उसने छोटे लड़के और चेन को भी मुक्त कर दिया। दोनों छोटी लड़की के पास पहुंचे। वो दर्द से गिर पड़ी थी। एक पल बाद उसकी पट्टियां बदलने के बाद उसने उसके घाव को देखा और महसूस किया कि यह बंदूक की गोली का घाव था। हैरान होकर उसने पूछा, एक बच्चे के साथ इतना क्रूर कौन हो सकता है? गुस्से में जवाब दिया कि यह थंडर लीजन है। शीन ने दुखी होकर उसे बताया कि बच्चे की माँ उसकी दुकान पर नियमित ग्राहक थी। जब सर्वनाश हुआ तो उनका परिवार वहाँ दूध वाली चाय खरीद रहा था। उसने कहा कि उसने पहले भी बहुत सी सर्वनाश वाली फिल्में देखी हैं, इसलिए जब उसने सड़क पर किसी को दूसरे व्यक्ति को काटते देखा तो उसे तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने दुकान बंद कर दी। इसके तुरंत बाद खबर आई कि यह एक ज़ोंबी वायरस का प्रकोप है और सभी को बाहर न जाने की चेतावनी दी गई, जिससे ग्राहक अंदर ही फंस गए। पहले तो सभी एकजुट रहे और एक दूसरे को बचाव के लिए इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए भोजन दुर्लभ हो गया और लोगों की असली प्रकृति सामने आने लगी। एक दिन एक आदमी ने बच्चे की मां से रोटी छीन ली। मां ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है और उसे याद दिलाया कि खाना बांटना चाहिए। उस आदमी ने उपहास करते हुए कहा कि जब उसका बच्चा इतना छोटा है तो उसके बच्चों को वयस्कों के बराबर खाना क्यों मिलना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वे तीनों एक ही हिस्सा बांट सकते हैं। मां ने उससे खाना वापस करने की विनती की और बताया कि उसकी बेटी बीमार है और बिना खाए नहीं रह सकती, लेकिन उस आदमी ने फिर भी रोटी खा ली और कहा कि उसकी बेटी 2 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगी, इसलिए उसे खाना देना बेकार है, किसी और को खाना चाहिए। उसी समय छोटे लड़के ने उस आदमी के हाथ को काट लिया और चिल्लाया कि यह उसकी बहन का खाना है। गुस्से में उस आदमी ने लड़के को पकड़ लिया और चिल्लाया कि वो उसे काटने की हिम्मत करने के लिए मार डालेगा। मां घबराकर अपने बेटे का नाम शियाओ चिल्लाए। सौभाग्य से शीन समय पर आ गया। उसने उस आदमी को ठोकर मारी और उसे शियाओ को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जीन ने शियाओ को पकड़ लिया और उस आदमी से पूछा कि वो दूसरों से चोरी क्यों कर रहा है। आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो रोटी के उस छोटे टुकड़े को भोजन समझती है। उसने कहा कि यह किसी के पेट भरने के लिए काफी नहीं है और जल्द ही भूख से उनकी मौत हो जाएगी। खैर, जीन ने लेले को उसकी माँ को वापस सौंप दिया और उस आदमी को डांटा। उसे लाशों की जगह बच्चों से लड़ने वाला काय कहा। गुस्से में आकर आदमी ने उसे अपमानित करते हुए चिल्लाया, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो। तभी एक बूढ़ी औरत ने बीच में टोकते हुए कहा कि वहाँ कितने लोग हैं और इतना कम खाना सभी के पेट भरने के लिए काफी नहीं है। उसने जीन से पूछा कि क्या वो थोड़ा और दे सकती है। एक जवान आदमी ने कहा कि सबसे बुरी स्थिति में वे सर्वनाश खत्म होने के बाद उसे चुका देंगे। चेन ने शांति से सभी को समझाया कि यह एक दूध वाली चाय की दुकान है, सुपरमार्केट नहीं, और सारा खाना पहले ही बाहर निकाल लिया गया है। बुरी औरत को शक हुआ। उसने बंद कमरे की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या चेन ने सारा खाना बाहर निकाल लिया है। उसने जानना चाहा कि उस कमरे का दरवाजा क्यों बंद है। चेन ने बस इतना कहा कि यह चेंजिंग रूम है, लेकिन बुरी औरत ने चिल्लाकर कहा कि उसे यकीन नहीं है और वो उसे खोलने पर जोर दे रही है। चेन ने जवाब दिया, उसे ऐसा क्यों करना चाहिए। फिर उस आदमी ने उस पर कमरे में खाना
खाना छुपाने का आरोप लगाया और चिल्लाया कि वो अकेले खा रही है और सबको भूखा रख रही है। जवान आदमी ने भी उसकी बात में शामिल होकर उसे स्वार्थी कहा। बच्चे की मां ने चेन का बचाव करने की कोशिश की और सबको याद दिलाया कि अगर वो न होती तो वे अब तक नहीं बच पाते। हालांकि आदमी ने उसे चुप रहने के लिए चिल्लाया और कहा कि अगर चेन न होती तो वो बहुत पहले घर चला गया होता। बुरी औरत ने भी उसकी बात मानी और कहा कि अगर वे पहले चले गए होते तो शायद उन्हें सरकारी सेना ने बचा लिया होता और सुरक्षित जगह ले जाया गया होता। चेन ने शांति से उनसे कहा कि अगर वे जाना चाहते हैं तो अभी जा सकते हैं। इससे आदमी और भी भड़क गया और उसने चेन पर इतना घमंड करने के लिए चिल्लाया। अचानक जवान आदमी, बुरी औरत और महिला ने चेन को पकड़ लिया और आदमी से दरवाजा तोड़ने के लिए चिल्लाए। आदमी ने दरवाजा तोड़ दिया और चिल्लाया कि उसे इंतजार करना चाहिए। जब उसने अंदर देखा तो उसे केवल कपड़े मिले। वो हैरान रह गया और उसने पूछा कि अगर ये दूध वाली चाय की दुकान है तो इतनी सारी स्कर्ट क्यों है। बुरी औरत ने उपहास करते हुए कहा कि वो जानती है कि चेन अच्छी औरत नहीं है। वो औरत अपने बॉयफ्रेंड से लिपट गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अच्छी लड़कियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती और चेन पर किसी को बहकाने का आरोप लगा रही थी। जीन ने उन पर चिल्लाते हुए कहा कि वे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता दुकान का दरवाजा फट गया। थंडर लीजन गिल्ड के लोगों वाली एक मिलिट्री गाड़ी दुकान से टकरा गई। आंख पर पट्टी बांधे एक आदमी बाहर निकला और चिल्लाया, यहाँ लोग हैं। उस आदमी ने पूछा, वे कौन है? लेकिन आंख पर पट्टी बांधे थंडर लीजन के एक आदमी ने उस संदिग्ध आदमी को पकड़ लिया और चिल्लाया कि वे थंडर लीजन के हैं और अगर वो मरना नहीं चाहता तो उसे खाना दे देना चाहिए। वो आदमी डर गया और उनसे विनती की कि वे उसे न मारे और चेन की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया कि उसने सारा खाना छिपा दिया है। फिर आदमियों ने महिलाओं को देखा। उनमें से एक ने अपने भाइयों को उत्साहित होकर चिल्लाते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद उन्होंने इतनी खूबसूरत महिला देखी है। वे चेन, बच्चे की मां और बच्चों के पीछे भागे। पहले वाली घमंडी महिला पकड़ी गई और उसके प्रेमी ने उसे छोड़ने की भीख मांगी और बदले में अपनी प्रेमिका को देने की पेशकश की। थंडर लीजन के एक आदमी ने चेन को पकड़ लिया और उसे न भागने के लिए कहा क्योंकि वह उसे उड़ा देगा। चेन ने तुरंत अपना चाकू निकाला और उस आदमी पर वार किया, लेकिन वो बच गया। गुस्से में आकर उसने उस पर बंदूक तान दी और चिल्लाया कि वो मौत को दावत दे रही है। अचानक छोटी लड़की चेन को बचाने के लिए सामने आ गई और चेन को सावधान रहने के लिए चिल्लाने लगी। चेन कुछ समझ पाती उससे पहले ही छोटी लड़की को गोली लग गई, जिससे क्यू, शियाओ और बच्चे की मां घबरा गए। आंख पर पट्टी बांधे हुए आदमी ने शूटर को डांटा, उसे बेवकूफ कहा और पूछा कि क्या उसे नहीं पता था कि गोली चलाने से लाशें आकर्षित होंगी। हताश होकर लंबे बालों वाले आदमी ने घमंडी महिला के सिर में गोली मार दी और अपने आदमियों को तुरंत वहां से चले जाने का आदेश दिया और चिल्लाते हुए कहा कि वे वहां कुछ भी न छोड़े। थंडर लीजन के सदस्यों ने बिना किसी दया के चाय की दुकान में मौजूद कई लोगों को गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। जैसे ही बंदूक चेन और 2 बच्चों पर तान दी गई, बच्चों की मां अचानक आगे बढ़ी, बंदूकधारी के पैर पकड़ लिए और उनसे जल्दी और उसकी चिंता किए बिना भागने को कहा। उसकी हताश विनती के साथ चेन दोनों बच्चों के साथ भागने में सफल हो गई। इस बीच बच्चों की मां ने एक ग्रेनेड की पिन खींच दी और थंडर लीजन के सदस्यों के साथ खुद को भी बलिदान कर दिया। जब वे भाग रहे थे, चिन ने अपनी बाहों में दोनों बच्चों को देखा और खुद से बुदबुदाया कि उसने लू से उनकी रक्षा करने का वादा किया था और जीवित रहने के लिए उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसने चिंता के साथ देखा कि छोटी लड़की का घाव हर दिन बिगड़ता जा रहा था। उनकी स्थिति को देखते हुए सिस्टम ने सहानुभूतिपूर्वक कहा कि वे वास्तव में दयनीय थे। शाओलिंग ने कहा कि अब वे भले ही दयनीय लग रहे हो, लेकिन जब उन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी तो उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई थी। शाओलिंग जानता था कि प्रलय के समय में 2 बच्चों को पालने में कितना जोखिम और बोझ होता है और यह भी जानता था कि इससे कितनी अनावश्यक परेशानी होती है और मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। फिर भी वो जानता था कि चिन अपने संघर्षों और कठिनाइयों से अब तक बची हुई है। शाओलिंग ने सिस्टम से पूछा कि क्या बच्चे के इलाज के लिए कोई दवा उपलब्ध है। सिस्टम ने जवाब दिया कि दवा मौजूद है, लेकिन इसके लिए एक उच्च स्तरीय स्थान को अनलॉक करना होगा, जिसकी अनुमति उसकी वर्तमान अनुमतियों में नहीं थी। निराश होकर शाओलिंग ने सिस्टम पर नाराजगी जताई, उसके लचीलेपन पर सवाल उठाया और बताया कि बच्चा कितना दयनीय है। सिस्टम ने शाओलिंग लेस देन यूएन के ग्रेटर देन की चालों को भांपते हुए उस पर आरोप लगाया कि वो उसे अपवाद बनाने और उसकी अनुमतियों को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सिस्टम ने लचीला होने से इनकार कर दिया, लेकिन एक और समाधान सुझाया, जिसमें बताया गया कि स्नैक स्टॉल का एक दूसरा काम भी है। मालिक द्वारा बनाया गया खाना उपचारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये सुनकर शाओलिंग को राहत महसूस हुई और उसने सिस्टम से पूछा कि क्या कोई और आश्चर्य है। सिस्टम ने जवाब दिया कि उपचार का प्रभाव मालिक के स्तर पर निर्भर करता है और उच्च स्तर पर बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसने स्पष्ट किया कि शाओलिंग लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के वर्तमान स्तर पर छोटी लड़की पर प्रभाव भाग्य पर निर्भर करेगा। हालांकि प्रभाव की गारंटी नहीं थी, फिर भी शाओलिंग ने कोशिश करने का फैसला किया। लड़की की हालत बिगड़ती देख उसने एक एग वेफल बनाया जो उसे बचपन से पसंद था। उसने छोटी लड़की को दिया और उसे खाने के लिए कहा। इसे खाने के बाद छोटी लड़की ने उत्साहित होकर कहा कि उसका दर्द गायब हो गया है। चिन और शाओलिंग दोनों ने उसकी जांच की और पाया कि उसका बुखार कम हो गया था और उसके घाव भरने लगे थे। चिन ने बदलाव को देखते हुए अनुमान लगाया कि यह एक वेफल के कारण हो सकता है और उसने जोर से सोचा कि क्या शाओलिंग एक शक्ति उपयोग करता है। शाओलिंग सच नहीं बताना चाहता था। उसने कहा कि बच्चे की रिकवरी अभी शुरुआती दौर में है और पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे नियमित रूप से उसके एग वेफल्स खाने होंगे।
जिसके लिए वो अगली बार पैसे लेगा। चिन तुरंत मान गया और उसने वादा किया कि जब तक वो बच्ची को ठीक नहीं कर लेता तब तक कमरे में मौजूद सारा खाना उसे दे दिया जाएगा। हालांकि शाओलिन ने साफ किया कि उसे खाने की जरूरत नहीं है और उसकी मदद चाहता है। उसकी इस बात से बच्चे भड़क गए और उन्होंने उस पर चिन को लेकर गलत इरादे रखने का आरोप लगाया और उसकी रक्षा करने की कसम खाई। बच्चे उसकी तरफ दृढ़ नजरों से देख रहे थे और कुछ नहीं मान रहे थे। शाओलिन ने लाचारी से कहा कि वे उसके स्नैक स्टॉल पर कर्मचारी के तौर पर काम कर सकते हैं, जिसमें खाना और रहने का खर्च भी शामिल है। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए तीनों आपस में बात करने लगे। उन्होंने पाया कि शाओलिन ताकतवर है और उन्होंने तय किया कि उसके साथ रहने पर उन्हें मुफ्त खाना और सुरक्षा मिलेगी, जो कि एक अच्छा सौदा था। बातचीत के बाद चिन ने उसकी पेशकश इस शर्त पर स्वीकार कर ली कि बच्ची और शियाओ उसके साथ रहेंगी। शाओलिन ने तीनों को एक साथ देखा और उसे शक होने लगा कि क्या उसने सही फैसला किया है। चिन को डर था कि वो फिर से विचार कर सकता है या मना कर सकता है, इसलिए उसने तुरंत उसे एक अनुबंध थमा दिया। जैसे ही वे अनुबंध की शर्तों पर बातचीत कर रहे थे, अचानक स्टॉल में कुछ फेंका गया। अंडे के वेफल्स की गंध से आकर्षित होकर कुछ सुसज्जित लोग अंदर आए। शाओलिन तुरंत छोटी लड़की को बचाने के लिए उसके सामने आ गया। उनमें से एक लंबे आदमी को झगड़े का अंदेशा हुआ, इसलिए वो तैयार हो गया। लेकिन जब शाओलिन ने तुरंत अपने हाव भाव बदलते हुए उनसे विनम्रता से बात की तो वह रुक गया। उसने खुद को स्नैक स्टॉल का मालिक बताया और उनके लिए ताजे अंडे के वेफल्स बनाने की पेशकश की। भारी भरकम आदमी, जो कम तेज लग रहा था, अपने नेता की ओर मुड़ा और वेफल्स चखने की इच्छा जताई। नेता ने शाओलिन को गौर से देखा और उनकी कीमत पूछी। उनके पहनावे को देखकर शाओलिन ने उनकी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि का अंदाजा लगा लिया और अनुमान लगाया कि उनके पास बहुत सारे क्रिस्टल कोर है। मौके का फायदा उठाते हुए उसने अपनी कीमत बताई। नेता को 10 क्रिस्टल कोर प्रति वेफल की कीमत पर हैरानी हुई और उसने सवाल किया कि क्या वेफल सोने के बने हैं। शाओलिन ने कीमत का बचाव करते हुए कहा कि प्रलय के समय में जीवन चुनौतीपूर्ण था और भोजन बहुत महंगा था, इसलिए उसकी कीमत उचित थी। हालांकि नेता को संदेह था, फिर भी वो 10 वेफल खरीदने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही शाओलिन ने वेफल बनाना शुरू किया, उस मोटे आदमी ने उसे धमकी दी कि अगर वेफल अच्छे नहीं बने तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। शाओलिन ने मन ही मन कहा कि उस आदमी को न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसकी बात नेता ने सुन ली और उसने सवाल किया कि क्या शाओलिन ये कहना चाह रहा है कि वे भुगतान से पीछे हट सकते हैं। तनाव कम करने के लिए चिन ने शाओलिन लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन की सीधी बात के लिए माफी मांगी और नेता की चापलूसी की, उसकी प्रभावशाली काया की तारीफ की और कहा कि उसे ज़ॉम्बी को मारने में महारत हासिल होनी चाहिए। नेता घबरा गया और हथलाते हुए सहमति जताई। बाकी लोगों ने अपने नेता की प्रतिक्रिया को असहजता से देखा, क्योंकि वो एक सुंदर महिला की तारीफों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चिन ने नेता को आश्वस्त किया कि इतने सारे विफल बनाने में समय लगेगा और उन्हें अंदर इंतजार करने के लिए कहा। शाओलिन ने उसे स्थिति को सहजता से संभालते हुए देखा और उसे काम पर रखने के बारे में आश्वस्त हो गया। जल्द ही समूह ने ताजे बने वेफल का स्वाद चखा और वे बहुत प्रभावित हुए। पुरानी यादों को ताजा करते हुए वेफल उन्हें अपने बचपन में ले गए। नेता ने शाओलिन के खाना पकाने के कौशल की तारीफ की और उसे तय की गई रकम का भुगतान किया। प्रसन्न होकर नेता ने पूछा कि क्या शाओलिन अन्य प्रकार का भोजन बना सकता है। शाओलिन ने उत्साहपूर्वक विभिन्न व्यंजनों के बारे में बताया जो वो बना सकता था, लेकिन उसने बताया कि उसके पास अभी आवश्यक सामग्री की कमी है। नेता ने आत्मविश्वास से कहा कि शाओलिन को जो भी जरूरत होगी वो देगा। चिन ने शाओलिन को सुझाव दिया कि समूह सर्वनाश के बाद के व्यापारियों के साथ साझेदारी कर सकता है और खुद को भोजन के लिए भटकने के जोखिम से बचा सकता है। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए नेता को सुझाव दिया कि वे लंबे समय तक साथ काम करें, लेकिन पूछा कि सामग्री की कीमत क्या होगी। नेता के अधीनस्थों ने जब उन्हें अपने बॉस को बॉस कहते सुना तो वे हंस पड़े। उनमें से एक ने चिढ़ाते हुए कहा कि उनका बड़ा भाई बॉस जरूर है, लेकिन ये बिना मुनाफे का धंधा है। ये सुनकर शाओलिन और चिन को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। अचानक नेता ने अजी नाम के एक आदमी के बारे में पूछा। उसके एक अधीनस्थ ने जवाब दिया कि उसकी तलाश में आदमी भेजे जा चुके हैं और उसने सड़क पर एक निशान छोड़ दिया है और वे जल्द ही आएंगे। जैसे ही अधीनस्थ ने बोलना समाप्त किया, बाहर टायरों की चरमराहट की आवाज सुनाई दी। एक आदमी हांफता हुआ दौड़ता हुआ आया और नेता को बताया कि एक बुरी खबर है, अजी और बाकी लोग घायल हो गए हैं। इसके बाद जैद और उसके साथियों को कार से बाहर निकाला गया और कमरे में लाया गया। शाओलिन ने पहचान लिया कि वे वही 3 लोग हैं जिनसे वो एक दिन पहले मिला था। नेता ने तुरंत पूछा कि उन पर हमला किसने किया था। घायलों में से एक ने दर्द से बताया कि वो सड़क पर नाश्ता बेचने वाला एक बच्चा था जिसने खुद को चुना हुआ व्यक्ति बताया था। नेता ने मन ही मन उपहास किया, इस दावे को बकवास बताया और इसे उपन्यास की किसी घटना की तरह बताया और कहा कि कोई चुना हुआ व्यक्ति नहीं होता। उस आदमी ने आगे बताया कि पहले तो उन्हें इस दावे पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन बच्चा वाकई अजीब था क्योंकि उनके सभी हमले उसी पर ही हुए थे।
यहाँ तक कि वो खुद भी उड़ गया था। इस जानकारी से बाकी लोग हैरान थे। वे सोच रहे थे कि क्या बच्चा किसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी शक्ति के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन चिन ने ये सुनकर दिल को झटका दिया। ये शक्ति अजीब और जानी पहचानी दोनों लग रही थी। उसने शाओलिंग की तरफ देखा जो छिपकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे उसके बारे में बात कर रहे थे। एल होंग ने गुस्से में कहा कि जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा उसे मरना होगा। लो होंग का नाम सुनकर शाओलिंग, किन और बाकी लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्हें पता था कि वो कौन है। चिन ने उसकी पहचान की पुष्टि की और महसूस किया कि वो थंडरबोल्ट लीजन का नेता है। लोंग ने इनकार नहीं किया और सिर हिलाया, ये पुष्टि करते हुए कि वो थंडरबोल्ट लीजन का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो वे स्वादिष्ट एग वेफल्स के लिए उनके पास आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वे खाने पीने की चीजों के बारे में भी विचार कर सकते हैं। लेकिन लू होंग को हैरानी हुई जब दोनों बच्चे गुस्से में आगे बढ़े और उन पर अपनी बहन को चोट पहुंचाने और मां को मारने का आरोप लगाया। लू होंग ठिठक गया और उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसने पूछा कि बच्चे किस बात पर चिल्ला रहे हैं और उनकी मां को किसने मारा। बाकी लोग भी सोचने लगे कि क्या कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने कहा कि थंडरबोल्ट लीजन भले ही लुटेरों का गिरोह हो, लेकिन उन्होंने कभी महिलाओं या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन चिन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और तुरंत लोंग को पूरी ताकत से लात मार दी, जिससे एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। थंडरबोल्ट लीजन के बाकी सदस्य बिना किसी हस्तक्षेप के बस देखते रहे। शाओलिंग, जो किनारे से देख रहा था, को अचानक अपने खाने के स्टॉल की शील का काम याद आया। उस दिन वो 2 बार इसका इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए उसे पता था कि उसके पास अब बस एक ही मौका बचा है। उसने स्टॉल को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। उसकी हरकतों ने अजी और बाकी लोगों का ध्यान खींचा। शाओलिंग की हरकतों को देखकर लियो को गुस्सा आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शाओलिंग उसे धोखा देगा। उसने न सिर्फ उसके भाई पर हमला किया, बल्कि मौके का फायदा उठाकर ढेर सारे क्रिस्टल कोड भी कमा लिए। शाओलिंग ने समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। हालांकि घायल अधीनस्थ उसे जाने देने को तैयार नहीं थे। लू होंग किसी और बहानेबाजी में दिलचस्पी न रखते हुए शाओलिंग की क्षमताओं का आंकलन करने के लिए उस पर मुक्का मारा। लू होंग के मुक्के से सीमेंट की सख्त जमीन चकनाचूर हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शाओलिंग को पहली बार ताकतवर क्षमता वाले व्यक्ति की असली ताकत का एहसास हुआ। उसे लगा कि अगर मुक्का लग जाता तो उसकी मौत हो जाती। शाओलिंग के संभलने से पहले ही एल होंग ने एक और हमला करने के लिए आगे बढ़कर हमला किया, जिससे शाओलिंग के मुंह से खून बहने लगा। एल होंग ये देखकर हैरान रह गया कि चोट लगने के बावजूद शाओलिंग को ज्यादा चोट नहीं आई थी, जिससे पता चलता था कि वो बच्चा एक औसत व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर था। शाओलिंग के पेट पर दोबारा वार करने के बाद उसके पेट में चोट के निशान साफ दिखने लगे। हालात का विश्लेषण करते हुए उसने सोचा कि अगर वो चकमा देता रहा तो उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। अपनी बढ़ी हुई ताकत के बावजूद भी वो लहोंग जैसे व्यक्ति को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अचानक उसकी नजर पास में ही एक खाने पीने की दुकान पर पड़ी और उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि अगर वो दुकान की ढाल का इस्तेमाल करे तो बाहरी ताकत के हमले से उसकी पलटवार क्षमता बढ़ जाएगी। शाओलिंग ने योजना बना ली और लहोंग के हमले का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, लेकिन इसके बजाय वो लहोंग के शरीर के नीचे से फिसलकर खाने की दुकान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसे लगा कि उसकी योजना कामयाब हो जाएगी, शियाओले ने चाकू निकाला और सीधे लहोंग पर हमला कर दिया। लू होंग के साथियों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाली और अपने नेता को बचाने के लिए शियाओ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। शाओलिंग हताश होकर बुदबुदाया कि उन्होंने बच्चों को नुकसान न पहुंचाने का दावा किया था। फिर उसने खाने की दुकान पकड़ी और शियाओले पर निशाना साध रही गोलियों को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। ढाल का काम अब खत्म हो चुका था, लेकिन शाओलिंग ने खुद को लू होंग लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के हमले के आगे असुरक्षित छोड़ दिया। जैसे ही वो अपनी मौत के लिए तैयार हुआ, उसने सोचा कि कैसे नायक बनने का उसका मौका खत्म हो गया। उसी समय एक जोरदार धमाके ने सन्नाटा तोड़ दिया और शाओलिंग ने आंखें मूंद कर एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक खूबसूरत ज़ोबी नाटकीय ढंग से अंदर आ रहा था। बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए ज़ोबी ने एक झटके में लोंग को जमीन पर पटक दिया। हर कोई हैरान था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बॉस को एक महिला ने हरा दिया होगा। एजेड और उसके ग्रुप ने तुरंत पहचान लिया कि वो वही ज़ोबी है जिसे उन्होंने एक दिन पहले पकड़ा था। ये जानते हुए कि वो एक ज़ोबी है, बाकी लोगों ने अपने हथियार निकाले और उस पर गोलियां चला दी। ज़ोबी गोलियों को चकमा देकर आसानी से गांव शाओलिंग लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के खाने के स्टॉल पर जा गिरा। स्टॉल को तबाह होते देख वो होंग हताशा में चिल्लाया और कहा कि वे उसके स्टॉल को नष्ट किए बिना ही लड़े। लू होंग लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के अधीनस्थों में से एक, जिस पर पहले गा कसाब ने हमला किया था, ने एक भारी तोप उठाई और ज़ोबी पर गोली चला दी। शाओलिंग ने सोचा कि स्टॉल बर्बाद हो गया है, लेकिन जब ज़ोबी ने तोप के गोले को चकमा देते हुए उसे रास्ते से हटा दिया तो वह हैरान रह गया। शाओलिंग उसकी चतुराई से प्रभावित हुई और उसे अंगूठा दिखाया। धुंध का गोला छत से टकराया, जिससे एक लकड़ी का तख्ता गिर गया और लोंग के सिर पर जा लगा।
जिससे एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। गुस्से में लॉन्ग ने अपने अधीनस्थों को उनकी अयोग्यता के लिए डांटा। अपने आप को संभालते हुए लॉन्ग ने अपने सभी आदमियों को जोबी और गाओ शाओलिन लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के समूह पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। हमले का सामना करते हुए गोवोंग और अन्य अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जोबी ने उन्हें पीछे हटते देखा, क्रोधित हो गया, लेकिन तुरंत कार्रवाई की। उसने एक स्टील की छड़ उठाई और उसे निशानेबाजों की दिशा में फेंका। उनमें से एक को सटीक रूप से मार दिया। तभी अचानक एक बंदूक में खराबी आ गई और वो तेजी से घूमने लगी, जिससे गोलियां चलने लगी और थंडरबोल्ट कोर के सदस्यों को काफी चोटें आई। किसी ने सभी को गोली चलाना बंद करने के लिए चिल्लाया, ये चेतावनी देते हुए कि वे खुद को मार डालेंगे। जब गोली चलना बंद हुई तो सभी लोग सावधानी से बाहर निकले और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जल्दी से उस इलाके को छान मारा जिसमें खूबसूरत ज़ॉम्बी थी। तभी ज़ॉम्बी लड़की शाओलिंग के सामने आ गई, जिससे वो और बाकी लोग घबरा गए और वे घबराकर भागने लगे। ज़ॉम्बी लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि शाओलिंग क्यों भाग रहा है, इसलिए उसने उसका पीछा करने का फैसला किया। उसी समय छत से देख रहे विशालकाय ऑक्टोपस राक्षस ने अपने तंबू फैलाए और शाओलिंग पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। खूबसूरत ज़ॉम्बी ने हमले को देखा और उसे बचाने के लिए तुरंत उसके सामने आ गई, लेकिन विशालकाय ऑक्टोपस के तंबू ने उसे दूर कर दिया। विशालकाय ऑक्टोपस ने ज़ॉम्बी लड़की को जोर से दीवार से टकराया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। शाओलिंग उसके पास भागा, ये सोचकर कि उसने उसे क्यों बचाया। ज़ॉम्बी लड़की ने कमजोर होकर अपना हाथ बढ़ाया, जिसमें चिप्स का एक बैग था। वो सिर्फ उसके लिए ये छोटा सा तोहफा लाने के लिए इतनी दूर से आई थी। उसे इस दर्द में देखकर शाओलिंग को हमदर्दी हुई और उसने सिस्टम से पूछा कि क्या वो एक ज़ॉम्बी है और वो इतनी इंसानी हरकतें क्यों कर रही है। सिस्टम ने बताया कि जब वो ज़ॉम्बी वायरस से पीड़ित थी तो कुछ म्यूटेटेड स्ट्रेन ने विकास के दौरान उसके दिमाग को आंशिक रूप से काम करने दिया, जिससे वो इंसानों जैसी बुद्धिमान हो गई। उसने ये भी बताया कि उसका आईक्यू एक होशियार जानवर या 4-5 साल के बच्चे के बराबर है। शाओलिंग अभी भी उलझन में था। उसे एहसास हुआ कि वो खूबसूरत ज़ॉम्बी जो दर्द सह रही थी वो उसकी वजह से था। वो उसे बचाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि एग वेफल सिर्फ इंसानों पर ही असर करते हैं और दूसरे जीवों को ठीक करने के लिए जरूरी चीजें हासिल करने के लिए खास टास्क की जरूरत होती है। उसने तुरंत सिस्टम से एक नया टास्क मांगा, जिसमें उसे 24 घंटे के अंदर लेवल 2 क्रिस्टल कोर हासिल करने को कहा गया। सिस्टम ने जवाब दिया कि लेवल 2 क्रिस्टल कोर की कीमत 100 सामान्य क्रिस्टल कोर के बराबर होती है और यह सिर्फ विकसित ज़ॉम्बी या म्यूटेटेड जानवरों में ही पाया जा सकता है। शाओलिंग ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उसका लक्ष्य साफ था, कोर पाने के लिए उसे अपने सामने खड़े ऑक्टोपस राक्षस को मारना था। इस बीच थंडरबोल्ट कोर ने ऑक्टोपस राक्षस पर गोली चलाई, लेकिन उसके विशाल आकार के कारण वो गोलियों का सामना नहीं कर सका। हार मानने को तैयार नहीं एक व्यक्ति ने उस प्राणी पर तोप का गोला फेंकने का फैसला किया ताकि वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। पहले तो उन्हें लगा कि वे राक्षस को खत्म कर देंगे, लेकिन कई मिनट बाद भी तोप का गोला नहीं फटा। उस व्यक्ति के साथियों ने अनुमान लगाया कि यह बेकार हो सकता है। जब तोप के गोले का धुआं छटा तो उन्हें एहसास हुआ कि ऑक्टोपस ने उसे सोख लिया है। उसे मजबूती से पकड़कर ऑक्टोपस राक्षस ने अपने हमलावरों पर एक अत्यधिक संक्षारक तरल छिड़ककर जवाब दिया। ये देखकर लहोग ने तरल को रोकने के लिए तुरंत एक कंक्रीट स्लैब उठाया। ऑक्टोपस ने छिड़काव जारी रखते हुए स्लैब पर अपना तंबू पटक दिया। हर किसी को ये देखकर झटका लगा कि तरल इतना तेज था कि स्लैब भूल गया। उनमें से एक ने बाकी लोगों से कहा कि वे उन्हें भूल जाएं और भाग जाएं। जैसे ही लॉन्ग ने स्लैब से संघर्ष किया, एक टेंकल ने एक आदमी को जकड़ लिया। लॉन्ग ने ऑक्टोपस के शरीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिकनी सतह के कारण उसे पकड़ना असंभव था। इस बीच ऑक्टोपस ने और अधिक संक्षारक तरल छिड़कना जारी रखा, जिससे अफरा तफरी मच गई। जब लॉन्ग अपने होश में था, तब शाओलिंग एक डिस्पोजेबल रेनकोट पहने हुए आगे बढ़ा। संक्षारक तरल से बेखौफ उसने विशाल ऑक्टोपस के सिर पर हमला किया। दूसरों ने सोचा कि शाओलिंग के पास विशेष शक्तियां होंगी, लेकिन लॉन्ग को पता था कि उसके पास कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं है। शाओलिंग ने कुशलता से ऑक्टोपस के हमलों को चकमा दिया और जल्दी से तोप के गोले में अपना चाकू घुसा दिया, जिससे तोप का गोला एक गगनभेदी धमाके के साथ फट गया। जब धुआं छटा तो विशाल ऑक्टोपस के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और उसके कुछ टेंकल टूट गए थे। शाओलिंग अपने रेनकोट से प्रभावित था, हालांकि इसने न केवल उसे तरल से बचाया था, बल्कि उसे विस्फोट के झटके से भी बचाया था। उसने सिस्टम से पूछा कि क्या उसे अगली बार और रेनकोट मिल सकते हैं। सिस्टम ने बताया कि इनाम बेतरतीब ढंग से निकाले जाते हैं, लेकिन उसे भरोसा दिलाया कि अच्छे प्रदर्शन से हमेशा मौके मिलेंगे। शाओलिंग को ऑक्टोपस के अवशेषों में लेवल 2 क्रिस्टल कोर मिला। टास्क पूरा करने के बाद सिस्टम ने उसे किसी भी जीवित प्राणी के लिए एक हीलिंग कैंडी और सर्वाइवल कुकिंग गाइड नामक एक किताब से पुरस्कृत किया। सिस्टम ने बताया कि प्रलय के दौरान
कई उत्परिवर्तित जीवों और पौधों को उनके संक्रमित हिस्सों को हटाकर खाया जा सकता है। हालांकि अधिकांश लोग या तो इस बारे में नहीं जानते थे या कोशिश करने से डरते थे। गाइड में इन जीवों और पौधों की शारीरिक रचना और तैयारी के बारे में विस्तार से बताया गया था, जिससे ये प्रलय में फूड स्टॉल चलाने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक आवश्यक संसाधन बन गया। शाओलिंग ने किताब की कीमत को समझते हुए उसे तुरंत रख लिया। फिर उसने हीलिंग कैंडी को ज़ोंबी महिला को खिलाया, जिसकी हालत में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ। उसे ठीक होते देखकर एक छोटी लड़की खुशी से ताली बजाती है। इस बीच चिन ने शाओलिंग को उत्सुकता से देखा, उसके व्यवहार में आए बदलाव को देखा और सोचा कि क्या वो अपनी असली ताकत छिपा रहा है या कुछ और। शाओलिंग और ज़ोंबी लड़की ने स्नैक्स फेंकना शुरू कर दिया, जिससे शाओलिन लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन बहुत खुश हुआ। हालांकि शियाओले ने शाओलिंग से सावधानी से पूछा कि क्या ज़ोंबी महिला एक ज़ोंबी होने के नाते उन्हें काटेगी। ज़ोंबी लड़की उसके पास गई और शियाओले का पीछा करने से पहले उसके चेहरे को चाटा। शियाओले डर गया और शर्मिंदा होकर जल्दी से भाग गया। लो होंग शाओलिंग के पास गया। उसे उम्मीद थी कि वह ज़ोंबी को ठीक करने के बाद उसके घायल आदमियों को ठीक कर देगा। शाओलिंग ने घायलों की जांच की और पाया कि उनके घाव बहुत गंभीर थे। उनकी त्वचा सड़ रही थी और हड्डियां दिखाई दे रही थी। लॉन्ग ने बेसब्री से शाओलिंग से उन्हें तुरंत ठीक करने को कहा। शाओलिंग ने लॉन्ग लेस देन अज्ञात ग्रेटर देन के आदेशात्मक लहजे को देखकर सवाल किया कि उसे मदद क्यों करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ने उसे पहले ही हराया था। एल होंग ने निहितार्थ समझते हुए पूछा कि उसे कितने क्रिस्टल कोर चाहिए। शाओलिंग के जवाब देने से पहले ही चिन ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि लो होंग चाहे जितने भी हथियार क्यों न दे, शाओलिंग कुछ नहीं करेगा। लो होंग ने कहा कि वे चोर तो हैं, लेकिन उनके अपने सिद्धांत हैं और वे उन लोगों को नहीं मारते जो विरोध नहीं कर सकते। उसने कहा कि अगर बच्चों की मां को उसके आदमियों ने मारा है तो वह एक बुरी इंसान होगी। इस बात से बच्चे भड़क गए और चिन ने लो होंग पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उसने कहा कि वो हमला करने से पहले अपने आदमियों को ठीक करना चाहता था। हालांकि शाओलिंग ने बीच में टोकते हुए कहा कि लो होंग ने जो कहा वो सही था।